साथियों नमस्कार। श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। हमारी वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी होगी और हमारी वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और अपडेट होते रहिए। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, पहली बार कला और शिल्प शब्द का प्रयोग अलग अलग किस ग्रंथ में किया गया? ए अग्नि पुराण, बी ऋग्वेद, सी नाट्यशास्त्र, डी यजुर्वेद। तो सबसे पहली बार कला और शिल्प शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था नाट्यशास्त्र में, जिसे लिखा है भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रमाण की इकाई है? एक सिर, बी ताल, सी मान, डी कोई नहीं। तो प्रमाण दोस्तों यानी जो नाप होती है वो हमारी जो हथेली होती है उसी को ताल कहते हैं, उसी के बराबर होती है। तो जो हम प्रमाण के रूप में नाप करते हैं मानव शरीर की, तो ताल के द्वारा 3 ताल, 4 ताल, 8 ताल, 12 ताल, इस तरह से जो हम नापते हैं, तो वो जो ताल होती है, ताल जो हथेली की लंबाई होती है उसी को कहा जाता है ताल। अगला प्रश्न देखिए, स्केचिंग किसे कहते हैं? ए सोच समझ कर किया गया रेखांकन, बी शीघ्रता से किया गया रेखांकन, सी दिए गए विवरण के अनुसार किया गया रेखांकन, डी कोई नहीं। तो स्केचिंग दोस्तों होता है जिसको दूसरी भाषा में उसको खसड़ा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जब कलाकार शीघ्रता से कोई रेखा खींच देता है, उस रेखा से कोई आकृति बन जाती है, तो उसी को स्केचिंग कहते हैं। स्केचिंग कलाकार के द्वारा बहुत शीघ्रता से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शीघ्रता से किया गया रेखांकन। अगला प्रश्न देखिए, धरातल पर रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 6। तो धरातल पर रेखा की 3 प्रकार की स्थितियां संभव हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होंगी? ए लाल रंग की, बी हरे रंग की, सी नीले रंग की, डी पीले रंग की। तो अगर आप लाल रंग का प्रकाश जला लीजिए और उसमें आप देखिए कि किस रंग की वस्तु काली प्रतीत होगी, तो वो होगा हरे रंग की। अगर कोई वस्तु है तो वो लाल रंग के प्रकाश में काले रंग की आपको दिखेगी। अगला प्रश्न देखिए, सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए स्थान निरूपण, बी भूमि बंधन, सी खाली स्थान, डी स्थान। तो सम्रांगण सूत्रधार जिसे लिखा था भोज ने, ये जो है उसमें अंतराल को कहा गया है भूमि बंधन। अंतराल के लिए हर ग्रंथ में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से संबोधित किया गया है। अग्नि पुराण में कितनी कलाओं का वर्णन है? ए 72, बी 64, सी 86, डी 84। तो अग्नि पुराण में दोस्तों 64 कलाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? ए 72, बी 86, सी 64, डी 74। तो जो है प्रबंध कोश में 72 कलाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जब वस्तु प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेती है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? ए काले रंग की, बी सफेद रंग की, सी लाल रंग की, डी नीले रंग की। तो जब वस्तु प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेगी तो वो जो है काले रंग की दिखाई देगी। अगला प्रश्न देखिए, विकर्ण परिदृश्य का आविष्कर्ता था? ए मसाचियो, बी तैयब मेहता, सी पाओलो उचेलो, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पाओलो उचेलो। ये विकर्ण परिदृश्य का आविष्कर्ता था। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किस काल के मानवों द्वारा किया गया? ए पुरा पाषाण काल, बी संध्या काल, सी नव पाषाण काल, डी मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले नव पाषाण काल के मनुष्यों ने चित्रकला का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वाधिक अंकन किस वृक्ष का है? ए केले का, बी बरगद का, सी आम का, डी पीपल का। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज्यादा पीपल का अंकन किया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, 1967 में विंडहम की खोज किसने की? ए जगदीश गुप्त, बी मनोरंजन घोष, सी हंटर, डी कोई नहीं। तो विंडहम की जो खोज की थी वो 1967 ईस्वी में जगदीश गुप्त ने की थी। सर्वाधिक धनुर्धारियों का चित्रण किस प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? ए सिंघनपुर, बी पंचमढ़ी, सी लिखनिया, डी होशंगाबाद। तो सर्वाधिक धनुर्धारियों का जो चित्रण हुआ है वो पंचमढ़ी में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जो प्रागैतिहासिक चित्रण हुआ है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली? ए अतरंजी खेड़ा, बी गुंजेरिया, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। तो ये जो सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है वो मिली है गुंजेरिया से। अगला प्रश्न देखिए, सीता जी का मांडना नाम से जाना जाता है? ए अलनिया, बी हरनिहरन, सी मानिकपुर, डी लिखनिया। तो सीता जी का जो मांडना यानी ये जो अलनिया क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है, इसको वहाँ के स्थानीय लोग सीता जी का मांडना के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिमलारिल तथा सिकराइटियर कहाँ के प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं? ए भोपाल, बी मिर्जापुर, सी बांदा, डी पंचमढ़ी। तो ये जो क्षेत्र है ये भोपाल का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है? ए मिर्जापुर, बी भीमबेटका, सी पंचमढ़ी, डी आदमगढ़। घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो प्राप्त होता है आपका मिर्जापुर से। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, ओसीपी यानी गैरिक मृदभांड किस काल की प्रमुख विशेषता है? ए मध्यपाषाण काल, बी लौह काल, सी ताम्रपाषाण काल, डी सभी। तो ये आपकी विशेषता है, ओसीपी ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? ए दरबारी कला, बी लोक कला, सी दृश्य कला, डी सभी गलत। तो ये आपका पहाड़ी शैली ने देखिए जन्म लिया है सबसे पहले लोक कला के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता? ए दृश्य चित्रण, बी नारी सुषमा, सी दरबारी चित्रण, डी कोई नहीं। तो पहाड़ी शैली की जो मुख्य विशेषता है दोस्तों वो है नारी सुषमा। नारी के सौंदर्य को बहुत सुंदर तरीके से वहां पे प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, टोडी रागिनी किस शैली का चित्र है? ए कांगड़ा, बी गुलेर, सी बसोहली, डी जयपुर। तो टोडी रागिनी जो चित्र है वो गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, सिख शैली के प्रमुख संरक्षक? ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर, सी रणजीत सिंह, डी ये सभी। तो सिख शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे वो थे रणजीत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? ए मालवा, बी कोटा, सी जयपुर, सी डी कांगड़ा। रूपमती का जो महल है वो मालवा। अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ रखी है? ए वेटिकन म्यूजियम, बी सालारगंज संग्रहालय, सी भारत कला भवन, डी कोलकाता संग्रहालय। तो ये जो अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की जो रिलीफ मूर्ति है वो रखी है भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली के चित्र भड़कीले और उनमें सुनहरे रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? ए मेवाड़, बी राजपूत, सी किशनगढ़, डी अपभ्रंश। तो इसमें जो है प्रयोग हुआ है आपका अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? ए नेपाल, बी रोम, सी फ्लोरेंस, डी पेरिस। वेटिकन म्यूजियम आपका स्थित है रोम में। अगला प्रश्न देखिए, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला, ये जो उक्ति है वो किस ग्रंथ में मिलती है? उक्ति के साथ साथ दोस्तों आप इसका अर्थ भी जानिए। ये लिखा हुआ है, न तज्ज्ञानम ऐसा कोई ज्ञान नहीं, न तत्शिल्पम ऐसा कोई शिल्प नहीं, न स विद्या ऐसी कोई कला नहीं, न स विद्या ऐसी कोई विद्या नहीं, न स कला जिसमें कला ना हो। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें कला ना हो। ये जो उक्ति कही गई है देखिए, ए ऋग्वेद, बी नाट्यशास्त्र, सी धर्मोत्तर पुराण, डी कामसूत्र। तो ये उक्ति कही गई है भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न देखिए, कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी क्रोचे, डी रस्किन। कला सत्य की अनुकृति है, ये
प्लेटो ने कहा है। पहिए रहित छकड़ा गाड़ी प्राप्त हुआ। ए मानिकपुर बी पहाड़गढ़ सी सरहाट डी विडम। तो पहिए रहित छकड़ा गाड़ी प्राप्त हुई है मानिकपुर से। अगला प्रश्न देखिए, आर्टम या आर्स किस भाषा का शब्द है? ए संस्कृत, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से आर्ट बना है। मेगालिथिक संबंधित है ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी सभी। तो मेगालिथिक जो एज है वो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक हैं? ए डी एच गार्डन, बी पिगार्ड, सी जी आर हंटर, डी बार्ट्रिक। तो भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक के जो लेखक हैं वो है जी आर हंटर। अगला प्रश्न देखिए, वी कुंजमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए तबला, बी बांसुरी, सी सितार, डी शहनाई। तो वी कुंजमणि बांसुरी से संबंधित है। उद्घोषणा नामक चित्र किसने चित्रित किया? ए मसाचियो, बी फ्रा एंजेल्को, सी पेरुजिनो, डी रैफेल। तो उद्घोषणा नामक चित्र चित्रित किया है फ्रा एंजेल्को ने। किस शैली की चरम परिणति पुनरुत्थान काल में होती है? ए रोकोको, बी बाइजेंटाइन, सी रोमनस्क, डी गोथिक। तो गोथिक के बाद ही पुनर्जागरण आया था, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा गोथिक। अगला प्रश्न देखिए, पीतल खोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए 13, बी 15, सी 4, डी 109। पीतल खोरा में कुल 13 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाजा चैत्य किसके शासन काल में निर्मित किया गया? ए गुप्त, बी मौर्य काल, सी सातवाहन, डी चंदेल काल। भाजा चैत्य किसके शासन काल में निर्मित किया गया है? ए गुप्त, बी मौर्य काल, सी सातवाहन, डी चंदेल काल। तो जो भाजा चैत्य था वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। और ये आप लोग जानिए कि भाजा जो चैत्य है इसका जो अधिकतर भाग है वो काष्ठ से निर्मित है, तो इसका जो निर्माण काल है वो सातवाहन काल का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, धमेक स्तूप की ऊंचाई है? ए 140 फुट, बी 145 फुट, सी 150 फुट, डी 143 फुट। धमेक स्तूप की ऊंचाई 145 फुट है। अगला प्रश्न देखिए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी राजराजेश्वर, सी महेंद्र, डी महिपाल। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगा राज्य किसने बसाया था? ए पांड्य, बी होयसल, सी काकतीय, डी चोल। तेलंगा राज्य जो था उसे काकतीय राजवंशों ने बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? ए नाट्यशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी चित्रसूत्र, डी सभी में। तो स्तूप शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वो प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती का चित्रण किसने किया? ए सजनू, बी नयन सुख, सी भगवान, डी प्रीतम सिंह। तो मधुमालती का जो चित्रण किया है उसे किया है सजनू ने। अगला प्रश्न देखिए, कांच पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। तो कांच पर चित्रण के लिए आपका प्रसिद्ध केंद्र इनमें से जो होगा वो होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए, मरणासन्न राजकुमारी चित्र किस वर्ण में आता है? ए वर्णनात्मक, बी अलंकारिक, सी रूप भैदिक, डी सभी। और मरणासन्न राजकुमारी जो चित्र है वो अजंता का 16वीं गुफा का चित्र है और ये आता है आपका रूप भैदिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रेतों का टीला कहा जाता है? ए हड़प्पा को, बी मोहनजोदड़ो को, सी लोथल को, डी कालीबंगा को। तो जो प्रेतों का टीला कहा जाता है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। दोस्तों ये हमारा टेस्ट पेपर है आज का। अगला प्रश्न देखिए, मगध का सुप्रसिद्ध वास्तुकार था? ए बिंबसार, बी महागोविंद, सी अजात शत्रु, डी ये सभी। तो मगध का जो प्रसिद्ध वास्तुकार था वो था महागोविंद। अगला प्रश्न देखिए, मौर्यों का वंशीय चिन्ह क्या था? ए हंस, बी मयूर, सी गरुड़, डी वृषभ। तो मौर्यों का जो वंशीय चिन्ह था वो था मयूर, यानी उनकी वंश को इंगित करने वाला जो चिन्ह था वो था मयूर। अगला प्रश्न देखिए, अगला और ये मेरा अंतिम प्रश्न है
रेखांकन कितने प्रकार का होता है? ए 9, बी 8, सी 7, डी 5। तो रेखांकन होता है आपका 8 प्रकार का। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों।